हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर डीएनए का इंट्रोडक्टरी पार्ट और डीएनए की स्ट्रक्चर साथ में डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल जो दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर मैं डबल हेलिकल मॉडल की बात करूं जो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर या कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ विशिष्ट लक्षण जो वॉटसन और क्रिक के मॉडल में जो बातें बताई गई थी उनको हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया। अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ तो डीएनए एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो खुद फॉर्मेशन करने में क्या है कैपेबल है। यानी डीएनए जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन कर सकता है। डीएनए जो है वो आपकी अपनी खुद की एज इट इज कॉपी जो है वो बना सकता है। लेकिन वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन करता है, अपनी वास्तविक मैं बोल सकती हूँ कॉपी का निर्माण कर लेगा, एज इट इज डीएनए को कॉपी करके तैयार कर देगा या अपनी फोटो स्टेट को फॉर्मेशन करेगा, अपनी फोटो स्टेट कॉपी का मैं बोल सकती हूँ तैयारी करेगा, बना लेगा। तो वो प्रोसेस जो है वो हमारी क्या कहलाती है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। So basically, I can say the pre-existing DNA, which give rise to the formation of new one DNA, is I can say completed with the help of a specific process, which is known as the DNA replication. मतलब डीएनए की अगर मैं बात करती हूँ, तो डीएनए डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा अपनी खुद की कॉपी तैयार करने में या खुद की प्रतिलिपि तैयार करने में सक्षम होता है। और वह जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी कॉपी तैयार करता है, इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो डीएनए रेप्लिकेशन के 2-3 इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम पहले तो बात ये याद रखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की साइट क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन की साइट, डीएनए रेप्लिकेशन की साइट या डीएनए रेप्लिकेशन का स्थल। आप लोगों को पता है कि डीएनए की अगर मैं बात करती हूँ, तो डीएनए इज़ प्रेज़ेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। मतलब डीएनए जो होता है, वो केंद्रक के अंदर डीएनए जो है, वो केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन के रूप में उपस्थित होता है, क्रोमैटिन के रूप में उपस्थित होता है या क्रोमैटिन के फॉर्म में पैक्ड होता है। तो क्रोमैटिन के फॉर्म में जो डीएनए पैक्ड होता है, तो जो जब डीएनए है ही न्यूक्लियस के अंदर, अगर डीएनए है ही न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर उपस्थित है, तो केंद्रक के अंदर उपस्थित डीएनए अपनी अगर कॉपी तैयार करेगा तो वो भी कहाँ करेगा? न्यूक्लियस के अंदर ही करेगा। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया केंद्रक के अंदर संपादित होती है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया केंद्रक के अंदर संपादित होती है। डीएनए replication process take place inside the DNA replication process take place inside the न्यूक्लियस न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे। डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा, डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा, डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा, प्रतिकृतिकरण के द्वारा डीएनए अपनी, डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा डीएनए अपनी, डीएनए अपनी प्रतिलिपि, प्रतिलिपि मतलब कॉपी, तो डीएनए अपनी प्रतिलिपि या कॉपी तैयार करता है, कॉपी तैयार करता है, कॉपी तैयार करता है। विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, with the help of DNA replication, with the help of DNA replication, DNA form, DNA form exact copy of, with the help of DNA replication, DNA form exact copy of, exact copy of DNA replication, DNA, exact copy of DNA. With the help of DNA replication, DNA form एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, मतलब जैसा खुद डीएनए है वैसी की वैसी कॉपी जो है वो तैयार करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया की प्रक्रिया कोशिका चक्र के, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कोशिका चक्र के, कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल, कोशिका चक्र के यानी सेल साइकिल के, सेल साइकिल की एस प्रावस्था, सेल साइकिल की एस प्रावस्था या जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, एस प्रावस्था,
या फिर जिसे सिंथेसिस फेज कहेंगे या फिर इंग्लिश में कहेंगे एस फेज को सिंथेसिस फेज, हिंदी में कहेंगे संश्लेषण प्रावस्था। संश्लेषण प्रावस्था में में होती है, संश्लेषण प्रावस्था में होती है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस टेक प्लेस take place DNA replication take place in S phase of in S phase of in S phase of in S phase of cell cycle, cell cycle in S phase of cell cycle। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया अर्ध संरक्षी, अर्ध संरक्षी, अर्ध संरक्षी मतलब सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया अर्ध संरक्षी, अर्ध संरक्षी मतलब सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव, द्विदिशीय, द्विदिशीय, द्विदिशीय यानी बाई डायरेक्शनल, द्विदिशीय मतलब बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशा में होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल तथा तथा असतत होती है, तथा असतत होती है यानी डिसकंटिन्यूअस होती है, असतत होती है मतलब डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एंड डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस लिख सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल एंड डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तीनों में मतलब समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या है। एक का तो मतलब मैंने बताया, द्विदिशीय मतलब अगर डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगा तो रेप्लिकेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ भी हो सकता है। दो स्ट्रैंड होते हैं, एक का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, दूसरे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो दोनों जो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं वो नए डीएनए का फॉर्मेशन करती हैं, दैट्स व्हाई दैट इज बाई डायरेक्शनल। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है तो उस टाइम पर कुछ असतत खंडों का निर्माण होता है, यानी कुछ फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो आगे क्लियर होगा। लेकिन अभी ये याद रखना कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली डीएनए स्ट्रैंड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। सेमी कंजर्वेटिव वाली बात जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए जो है या डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है यूनिवर्सिटी में। तो वो आपको याद रखना है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो हेडिंग डालेंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हिंदी में डीएनए प्रतिकृतिकरण की, डीएनए प्रतिकृतिकरण की, डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्ध संरक्षी प्रकृति, डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्ध संरक्षी प्रकृति, अर्ध संरक्षी प्रकृति। पहले तो आपको ये याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है यानी अर्ध संरक्षी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया होती है, प्रकृति होती है इसकी, ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा समझाई गई थी। एक का नाम था मिचेलसन, एक का नाम था मिचेलसन और दूसरे का नाम था स्टॉल, दूसरे का नाम था स्टॉल। ठीक है, दो वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं, एक का नाम है मिचेलसन, मिचेलसन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है आपका स्टॉल। इन दोनों ने बताया कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया जो होती है
वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाली होती है और ये बात उन्होंने करी थी जब वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था 1953 के अंदर। उसके 5 सालों के बाद में हमारे मिचेल्सन और स्टॉल जो थे, उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को सेमी कंजर्वेटिव बताया यानी अर्ध बताया। अच्छा, अर्ध का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक डीएनए के अंदर प्रत्येक डीएनए के अंदर या प्रत्येक डीएनए में भी लिख सकते हैं, प्रत्येक डीएनए के अंदर या प्रत्येक डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नई श्रृंखला नई जबकि जबकि एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जबकि एक 2 होती है टोटल, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला तो नई होती है, जबकि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जबकि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जबकि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पुरानी होती है, जबकि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पुरानी होती है, पुरानी होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, according to semi conservative nature of DNA replication, according to semi conservative nature of DNA replication, each DNA contain each DNA contain one new polynucleotide chain, one new polynucleotide chain, one new polynucleotide chain, one new polynucleotide chain, and one older polynucleotide chain, and one older polynucleotide chain, वन ओल्डर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको डायग्राम से समझेंगे बहुत अच्छे से। मान के चलते हैं कि हमारे पास में जो ओल्डर वन डीएनए है दैट इज येलो इन कलर। अगर मैं पुराने पैतृक डीएनए की बात करती हूँ, तो अगर पुराना पैतृक डीएनए हमारे पास में येलो कलर का है, डायरेक्शन हम दोनों का देख लेंगे। ये हमारा 3 प्राइम जो है वो हमारा खत्म होगा कहाँ पर, 5 प्राइम पर। 5 प्राइम के सामने हमेशा 3 प्राइम होगा और यहाँ पर 3 प्राइम के सामने हमेशा कौन सा होगा, 5 प्राइम। अब आपको ये याद रखना है कि जब डीएनए का, मैं बोल सकती हूँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, ध्यान रखेंगे, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जब प्रतिकृतिकरण होता है, तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं। टेम्पलेट के रूप में मतलब दोनों के दोनों अपना नक्शे की तरह काम में करेंगे और अपना नया नया, मैं बोल सकती हूँ नई नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इस वाली प्रक्रिया को हम डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए बोल सकते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, या फिर डीएनए का विघटन भी बोल सकते हैं। डीएनए का विघटन, डीएनए के विघटन में हुआ क्या, दोनों चेन जो है वो अलग अलग हो गई। डीएनए के जो येलो कलर की 2 चेन थी उनको दोनों को हमने अलग कर दिया। अब दोनों चेन क्या करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन दिखाएगी। मैंने बोला था डीएनए के जो दोनों, मैं बोल सकती हूँ स्ट्रैंड होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। टेम्पलेट का मतलब है कि दोनों नक्शे की तरह काम में आएंगे और दोनों को देखकर एक एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या होगा, निर्माण होगा। जब इन दोनों का डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो मैं कहीं न कहीं बोल सकती हूँ कि एक चेन को फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ऐसा बना दिया और फिर दूसरी वाली चेन को हमने यहाँ ऐसा बना दिया। अब मुझे अगर इसका रेप्लिकेशन करना है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओल्डर स्ट्रैंड ये वाला है, ये तो एक नई चेन इस तरीके से बना लेगा, एक नई चेन इस तरीके से बना लेगा और ये वाला स्ट्रैंड जो है वो एक नई चेन जो है वो इस तरीके से बना लेगा, ठीक है? अब आपको दिख क्या रहा है? दिख ये रहा है कि ये वाला जो डीएनए था हमारा, इसने टेम्पलेट की तरह काम में आया। टेम्पलेट को हिंदी में भी टेम्पलेट ही कहेंगे। टेम्पलेट मतलब इसको देखकर जो नया डीएनए बनेगा वो इसको देखकर बनेगा। तो ये हमारा टेम्पलेट डीएनए है और टेम्पलेट डीएनए में को ही, या फिर मैं बोल सकती हूँ टेम्पलेट डीएनए को ही हम पेरेंट डीएनए भी बोल सकते हैं। पेरेंट मतलब ये पेरेंट डीएनए है, ये आगे चलकर प्रोजेनी डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। पेरेंट डीएनए के दोनों टेम्पलेट सेपरेट हो गई क्योंकि रेप्लिकेशन करना है तो पहले दोनों को अलग करना पड़ेगा
और जैसे ही दोनों टेम्पलेट डीएनए मैं बोल सकती हूँ सेपरेट हो जाते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो दोनों जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं और दोनों जब डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो जो येलो वाला है ये तो हमारा पुराना सूत्र हो जाएगा, येलो वाला जो है वो तो पुराना सूत्र हो जाएगा और जो सफेद वाले हैं ये हमारे न्यू स्ट्रैंड हो जाएंगे यानी नए सूत्र हो जाएंगे। पहले से येलो 2 थे और दोनों येलो के अंदर एक-एक नया सूत्र बन गया व्हाइट व्हाइट कलर से। तो अगर मैं लास्ट वाले 2 प्रोजेनी जो मेरे पास में डीएनए बने हैं, जो लास्ट में 2 संतति डीएनए हमने देखे हैं बोर्ड के ऊपर, उनमें अगर मैं उनको ऑब्जर्व करूँ तो वहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि भई एक-एक स्ट्रैंड जो है वो तो पेरेंट से आया है और एक-एक स्ट्रैंड जो है वो नया बना है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को देखूँ तो वहाँ पर बेटा हाफ न्यू है और हाफ जो है वो मैं बोल सकती हूँ पुराना है। एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना है, एक स्ट्रैंड जो है वो नया है, टोटल 2 स्ट्रैंड है डीएनए के अंदर और टोटल डीएनए यहाँ पर हमारे पास में 2 हैं। तो ये वाला जो नेचर होता है, ये वाला नेचर जो दिख रहा है हमें जिसमें प्रत्येक डीएनए के अंदर एक सूत्र पुराना और एक सूत्र नया होता है, इसी को हम डीएनए रेप्लिकेशन की अर्ध-संरक्षित प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस डायग्राम को फटाफट से ड्रॉ करेंगे और फिर आगे चलते हैं। ठीक ठीक है, दोबारा करवा देंगे। अभी जस्ट ही मतलब डायग्राम बनवाया था उससे पहले। हाँ, हाँ, हाँ। डीएनए रेप्लिकेशन मरम्मत, वृद्धि व जनन के लिए आवश्यक प्रक्रिया होती है। डीएनए रेप्लिकेशन वृद्धि डीएनए रेप्लिकेशन वृद्धि, मरम्मत व जनन के लिए आवश्यक प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब है अगर किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर या किसी भी मैं बोल सकती हूँ प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके अंदर अगर आपको क्या करवाना है मरम्मत करवानी है यानी किसी भी टाइप की मेंटेनेंस करवानी है या फिर आपको ग्रोथ करवानी है, ग्रोथ इन नंबर की मैं बात करूंगी यानी कोशिका की संख्या में अगर आप वृद्धि कर रहे हैं या फिर आपको रिप्रोडक्शन दिखाना है जैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर रिप्रोडक्शन दिखाना है आपको या किसी और भी सेल के अंदर रिप्रोडक्शन दिखाना है, तो रिप्रोडक्शन में भी नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज होगा तो वहां पर आपको पहले डीएनए रेप्लिकेशन दिखाना पड़ेगा यानी पहले प्रतिकृतिकरण दिखाना पड़ेगा उसके बाद में मैं बोल सकती हूँ कि आप वहां पर सेल ग्रोथ कर सकते हैं मेंटेनेंस कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो नोट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस in enhancing the DNA replication is the process in enhancing the cell growth in enhancing the cell growth in enhancing the cell growth ऑब्लिक करके रिपेयर सेल ग्रोथ ऑब्लिक करके रिपेयर ऑब्लिक करके रिपेयर और और रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन
और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ओके, इतनी बातें हमने कर ली, तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पूरा होता है। सेकंड हेडिंग डालनी है, अलग से हेडिंग डालनी है, और हेडिंग में डालना है डीएनए प्रतिकृतिकरण में, डीएनए प्रतिकृतिकरण में, डीएनए प्रतिकृतिकरण में सहायक, डीएनए प्रतिकृतिकरण में सहायक, सहायक एंजाइम, डीएनए प्रतिकृतिकरण में सहायक एंजाइम, enzymes which are helpful in, enzymes which are helpful in या used in, enzymes which are helpful या used in DNA replication process, DNA replication process, DNA replication process, DNA replication process, DNA replication process। पहला जो एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसका नाम है डीएनए प्राइमेज। पहला जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज। अच्छा, डीएनए प्राइमेज का काम क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि कोई भी एंजाइम होगा तो एंजाइम के लास्ट में हमारा एज होता है, एएसई, एज शब्द होता है। तो अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करती हूँ तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आपको अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है तो वहां पर आप ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा, और न्यूक्लियोटाइड के समूह को ही प्राइमर के नाम से जानते हैं। तो बेसिक मैं ये बोल सकती हूँ कि जो डीएनए प्राइमेज एंजाइम होता है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को जोड़ने का काम करता है। तो याद रखना, प्राइमेज जो है वो प्राइमर को जोड़ने में सहायक। डीएनए प्राइमेज का काम पूछेगा तो याद रखना कि डीएनए का जो प्राइमेज होता है, प्राइमेज एंजाइम होता है, वो डीएनए के प्राइमर को जोड़ने में सहायक होता है, डीएनए के प्राइमर को जोड़ने में सहायक होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डीएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज हेल्प इन, डीएनए प्राइमेज हेल्प इन, हेल्प इन एडिशन ऑफ, हेल्प इन एडिशन ऑफ प्राइमर, हेल्प इन एडिशन ऑफ प्राइमर, हेल्प इन एडिशन ऑफ प्राइमर। ठीक है, पहला एंजाइम पूरा होता है। सेकंड एंजाइम जो है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, ये करेगा आपका डीएनटीपी, डीएनटीपी का मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लियो न्यूक्लियो ट्राईफॉस्फेट, न्यूक्लियो ट्राईफॉस्फेट। अब इसमें डीएनटीपी में क्या क्या हो सकता है, डीएनटीपी में क्या क्या हो सकता है, डीएटीपी हो सकता है, डीजीटीपी हो सकता है, डीसीटीपी हो सकता है, और डी जो है वो आपका टीटीपी हो सकता है। इनके पॉलीमराइजेशन को यानी इनके बहुलकीकरण को प्रेरित करने का काम, इनके बहुलकीकरण को प्रेरित करने का काम जो है वो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। तो इनका बहुलकीकरण करने का काम, डीएनटीपी का बहुलकीकरण करने का काम, बहुलकीकरण मतलब इनके पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। तो बहुलकीकरण करने का काम जो है वो हमारा कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनटीपी का फुल फॉर्म लिख लेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियो ट्राईफॉस्फेट, न्यूक्लियो ट्राईफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इट कैटालाइज द इट कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ, इट कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ, इट कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ, इट कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट। एक पॉइंट और लिखेंगे इसका काम, ये ये न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का कार्य भी करता है।
ये न्यूक्लियोटाइडों को ये न्यूक्लियोटाइडों को ये न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का कार्य भी करता है। ये न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने का कार्य भी करता है। इट हेल्प इन द इट हेल्प इन द इट हेल्प इन द एडिशन ऑफ इट हेल्प इन द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इट हेल्प इन द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कैसे जोड़ेगा वो देखते हैं यहाँ पर हम। मैंने 4 टाइप के डीएनटीपी आपको बताए। डीएनटीपी में एक तो हो सकता है आपका डीएटीपी, दूसरा हो सकता है डीजीटीपी, तीसरा हो सकता है सीटीपी। भाई टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट है, टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट है। अब वहाँ पर मैं साइटोसिन जोड़ रही हूँ, ग्वानिन जोड़ रही हूँ या फिर एडेनिन जोड़ रही हूँ या थाइमिन जोड़ रही हूँ, तो उसके बेसिस पर हम ये ट्राइफॉस्फेट मैं बोल सकती हूँ, बना सकते हैं। या तो एटीपी होगा या जीटीपी होगा या टीटीपी होगा या फिर सीटीपी होगा। करना क्या है, मान के चलते हैं हमारे पास में ये वाला डीएनए है ओल्डर वन और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जुड़ा हुआ है यहाँ पर ए। ठीक है, यहाँ पर ए जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या वो सुन लेंगे। ए जुड़ा हुआ है। अब मुझे अगर इसका सामने स्ट्रैंड बनाना है, अगर मुझे इसके सामने स्ट्रैंड बनाना है, तो यहाँ पर मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, टी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टी जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट है, तो मैं थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट को ऐसे लिख सकती हूँ। थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, PO4 PO4 और PO4। ठीक है, होगा क्या यहाँ से, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे तो थाइमीन अलग हो जाएगा और टीटीपी से थाइमीन जो है वो यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। इसी टाइप से अगर हमें एडेनिन जोड़ना है तो एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एटीपी जो है वो एनर्जी उपलब्ध करवाएगा, ऊर्जा उपलब्ध करवाएगा एडेनिन को जोड़ने में। ग्वानिन को जोड़ने में जीटीपी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा और अगर मैं थाइमिन की बात करती हूँ तो थाइमिन को जोड़ने में हमारा टीटीपी जो है वो एनर्जी उपलब्ध करवाता है। तो बेसिकली ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम तो डीएनटीपी करेंगे यानी टीटीपी, जीटीपी, सीटीपी या फिर एटीपी। लेकिन बेसिक अगर मैं इनके पॉलीमराइजेशन की बात करती हूँ कि इनका पॉलीमराइजेशन करने का काम कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसके बाद में तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए हेलिकेस। डीएनए हेलिकेस डीएनए हेलिकेस डीएनए हेलिकेस। ठीक है, डीएनए हेलिकेस का शॉर्ट एंड स्वीट काम ये है कि ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। मतलब अगर मैं डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो तुम लोगों को पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट ही किसकी वजह से थी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के मैं बोल सकती हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति की वजह से डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डीएनए की द्विसूत्री संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। आपको ये याद रखना है कि हेलिकेस जो एंजाइम होता है, ये डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ता है। और जब हेलिकेस एंजाइम डीएनए के 2 सूत्रों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी व्हेन हेलिकेस एंजाइम ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए, तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे थे, वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि ये थोड़ा सा इसको यहाँ से मूव करते हैं और मैं बोल सकती हूँ कि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए हमने, तो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हमारी क्या हो गई, मैं बोल सकती हूँ यहाँ से इसको अच्छे से हम देखते हैं यहाँ पर, इसको हम डायरेक्टली बेटा यहाँ से क्या कर देंगे, यूं बना के अलग ले जाते हैं और यूं बना के अलग ले जाते हैं। मतलब डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रही थी जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्रेजेंट थी, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में यानी एक द्विसूत्री संरचना को एकल सूत्री संरचना में बदलने का काम जो है वो कौन करता है, हेलिकेस एंजाइम। ठीक है, तो लिखेंगे हेल्प इन द यह एंजाइम यह एंजाइम डीएनए में उपस्थित यह एंजाइम डीएनए में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़कर यह एंजाइम डीएनए में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़कर हाइड्रोजन बंध को तोड़कर डीएनए के दो सूत्रों को डीएनए के दो सूत्रों को
डीएनए के 2 सूत्रों को अलग करता है या अलग-अलग कर देता है, अलग-अलग कर देता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे हेलिकेस एंजाइम, हेलिकेस एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन हेलिकेस एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकडाउन ऑफ involved in breakdown of hydrogen bond, breakdown of hydrogen bond, breakdown of hydrogen bond, and and opening of and opening of opening of DNA helix, opening of DNA helix, opening of DNA helix, opening of DNA helix, DNA helix. ठीक है, एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर मैं बोल सकती हूँ आपका डीएनए हेलिकेज एंजाइम काम में आता है, वहीं पर एक प्रोटीन भी काम आता है जिसे हम एसएसबी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये एसएसबी प्रोटीन जो होता है वो डीएनए के रीनेचुरेशन रीनेचुरेशन यानी पुनः कृतिकरण जिसे हम कहते हैं। पुनः कृतिकरण मतलब 2 चीज़ें समझाऊँगी अभी मैं, पुनः कृतिकरण क्या होता है और तो मैं बोल सकती हूँ एक में विरूपीकरण हो जाता है, डीनेचुरेशन को विरूपीकरण कहा जाता है, रीनेचुरेशन को पुनः कृतिकरण कहा जाता है। तो पुनः कृतिकरण व टूटने से बचाता है। मतलब जब डीएनए के हेलिकल खुलेंगे तो वापस से उनकी कॉइलिंग नहीं हो यानी रीनेचुरेशन नहीं हो और वो जो हेलिक्स ओपन हो रहे हैं, ओपनिंग हो रही है उनकी, वहां से डीएनए टूट भी ना जाए, इस चीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एसएसबी प्रोटीन। आपसे हो सकता है ये भी पूछ ले कि भाई डीएनए हेलिकेज के साथ में कौन सा प्रोटीन जो है वो कार्यरत होता है, क्या उसका कार्य होता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो लिखेंगे एसएसबी प्रोटीन में, एसएसबी प्रोटीन में इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इट प्रिवेंट द इट प्रिवेंट द इट प्रिवेंट द रीनेचुरेशन एंड इट प्रिवेंट द रीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ रीनेचुरेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ डीएनए, रीनेचुरेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ डीएनए, ब्रेकिंग ऑफ डीएनए, ब्रेकिंग ऑफ डीएनए। अब ब्रेकिंग में तो कोई समझने वाली बात है नहीं कि भाई डीएनए यहाँ से खुल रहा है तो ये टूटे नहीं, इसको प्रिवेंट करने का काम या इसको मैं बोल सकती हूँ रोकने का काम कौन करता है? एसएसपी प्रोटीन। डीएनए के डबल हेलिकल को ओपन करने का काम या डबल द्विसूत्री संरचना जो है उसको ओपन करने का काम हेलिकेज एंजाइम करता है। कुछ पॉइंट और याद रख लेंगे। नया नाम सुना है, ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है, द्विसूत्री डीएनए है। अगर मैं इस द्विसूत्री डीएनए का डीनेचुरेशन करती हूँ, डीनेचुरेशन करती हूँ, तो डीनेचुरेशन या जिसे हम विरूपीकरण कहते हैं हिंदी में, विरूपीकरण। तो विरूपीकरण का मतलब क्या है कि डीएनए का रूप बिगड़ जाएगा, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगी। डीनेचुरेशन मतलब टूट जाना ना, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगी और डीएनए की जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टूटेगी तो डीएनए के दोनों सूत्र जो है वो क्या हो जाएंगे? अलग-अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और कंडीशन करवा दूं, एक और कंडीशन मतलब जिसे अभी हमने शब्द को पढ़ा था, जिसे हम रीनेचुरेशन के नाम से जानते हैं, रीनेचुरेशन या फिर हिंदी में कहा जाता है पुनः कृतिकरण। पुनः कृतिकरण मतलब वापस से उसका रूप बन जाएगा। तो पुनः कृतिकरण वापस से बेटा अगेन उसकी वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जो पहले थी। तो इस वाली कंडीशन को हम कहेंगे रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन मतलब जैसे पहले डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी, वो वापस से डबल हेलिकल बन गई। अब आपको ये याद रखना है कि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है, तो यू हैव टू ओपन द डीएनए हेलिक्स। आपको अगर डीएनए प्रतिकृतिकरण कराना है, तो डीएनए के दोनों सूत्रों को खोलना ही पड़ेगा, खोल के रखना पड़ेगा। अब खोल के रखने का काम कि डीएनए की ओपनिंग कर दी आपको, उसको खोल के रखने का काम जो है, वो है खोलने का काम तो हेलिकेज करता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर को ओपन रखना, वापस से कॉइलिंग नहीं हो, वापस से कुंडलन नहीं हो, वापस से द्विसूत्री संरचना का निर्माण नहीं हो, ये सारी चीजें और डीएनए जो खुल रहा है वो टूटे भी नहीं,
ये सारा काम प्रिवेंशन का जो करता है वो कहलाता है आपका एसएसपी प्रोटीन। इतना पढ़ने के साथ में नेक्स्ट जो एंजाइम हम लोग पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, नेक्स्ट जो एंजाइम पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, वो पढ़ेंगे लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम तो सुना है आप लोगों ने, और इसका मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इस एंजाइम का काम भी पता है कि इसका काम क्या होता है। ठीक है? काम क्या होता है वो अभी पता चलेगा, उससे पहले यहाँ ध्यान देंगे। अगर डीएनए रेप्लिकेशन की मैं बात करती हूँ, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करती हूँ, तो डीएनए रेप्लिकेशन मैं इस तरीके से करवा देती हूँ, क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए बेटा नीचे से ओपन हो जाता है। ओपन हो जाएगा मतलब इसका डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इस वाले का जो डायरेक्शन है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आपको ये अच्छा दोनों का सेम हो गया, उसका यहाँ पर हो जाएगा 5 प्राइम और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्राइम। अब क्या होगा सुनना, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान से सुनेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो होती है, उसका जो दिशा होती है वो होती है हमेशा, पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है जो डीएनटीपी वगैरह को जोड़ेगा, तो उसका डायरेक्शन हमेशा होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब प्राइमर भी जुड़ेगा तो इसी दिशा में जुड़ेगा, प्राइमर जुड़ेगा मतलब प्राइमर एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ सिग्नल है कि जहाँ पर आपको डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। तो सिग्नल जुड़ेगा, डीएनए प्राइमर जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, वहाँ पर बेटा आपको डायरेक्शन हमेशा डीएनए में क्या रखना पड़ेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है? अब मैं सिचुएशन की बात करती हूँ, इधर ध्यान देंगे। इस वाली सिचुएशन में बेटा अगर मैं यहाँ से यहाँ डीएनए बनाती हूँ, मतलब नया वाला डीएनए की बात कर रही हूँ, तो नए वाले डीएनए के लिए यहाँ से यहाँ डायरेक्शन तो हो जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस वाली सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं बोल सकती हूँ डीएनए जो स्ट्रैंड बन रहा है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है। न्यू वन डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्शन एकदम सही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मिल रहा है, और मैंने आपको बोला था कि पॉलीमरेज़ भी तभी एक्टिव रहेगा जब उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मिलेगा। अगर मैं इस वाले में ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि आपको याद रखना है कि भई दोनों जो डीएनए के सूत्र होते हैं वो एक-दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, यानी एंटी पैरेलल होते हैं। तो एंटी पैरेलल है इसका मतलब एक का अगर डायरेक्शन 5 प्राइम है, तो उसके सामने हमेशा 3 प्राइम वाला वाला बनेगा, और अगर 3 प्राइम वाला है 3 प्राइम वाला डीएनए स्ट्रैंड है, तो उसके सामने हमेशा 5 प्राइम वाला मैं बोल सकती हूँ नया स्ट्रैंड बनेगा। तो 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम वाला बन जाएगा, 5 प्राइम में कोई दिक्कत नहीं है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए रेप्लिकेशन कंटीन्यूअस फॉर्म में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर नया डीएनए बनाती हूँ, तो उसका डायरेक्शन हो जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अच्छा, एक बात ये याद रखनी है कि ये वाला स्ट्रैंड जो है, वो आपका सतत सूत्र कहलाता है, सतत सूत्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में लीडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कह देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है? लीडिंग स्ट्रैंड। सतत सूत्र है हमारा, लगातार मैं बोल रही हूँ कि सतत सूत्र है, लगातार क्या कर रहा है डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में डीएनए का जो डायरेक्शन मिल रहा है स्ट्रैंड का, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिल रहा है, और ऐसे सूत्र को हम असतत सूत्र कहते हैं, असतत सूत्र कहते हैं, या फिर जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड या फिर असतत सूत्र। क्या होता है इस टाइम पर कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन कराना है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन कराना है, तो लैगिंग जो स्ट्रैंड होता है, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लैगिंग जो स्ट्रैंड होता है, वो क्या करता है? डीएनए के छोटे-छोटे खंडों का निर्माण करता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन के समय, लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए प्रतिकृतिकरण के समय, लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए प्रतिकृतिकरण के समय डीएनए के डीएनए के छोटे-छोटे खंडों का निर्माण करता है। डीएनए के छोटे-छोटे खंडों का निर्माण करता है, छोटे-छोटे खंडों का निर्माण करता है। वही लगातार नहीं बना पाता, छोटे-छोटे स्ट्रैंड बनाता है, छोटे-छोटे फ्रेगमेंट बनाता है, और ये जो खंड होते हैं जिनका निर्माण हो रहा है, तो ये खंड ओकाज़की खंड कहलाते हैं। ये खंड
ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। तो ये खंड ओकाजाकी खंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं। ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। और इन ओकाजाकी खंडों को जोड़ने का काम जो है वो लाइगेज एंजाइम करता है। ठीक है, जो ओकाजाकी खंड बन रहे हैं इनको आपस में जोड़ने का काम और डीएनए के नए सूत्र बनाने का निर्माण करने का जो काम है वो हमारा कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म न्यू डीएनए, लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म, लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म न्यू डीएनए, न्यू डीएनए, लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म न्यू डीएनए in discontinuous form, in discontinuous form, in discontinuous form, and and produce, and produce, and produce, and produce Okazaki fragments, and produce Okazaki fragments, and produce Okazaki fragments. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इन ओकाजाकी खंडों को, इन ओकाजाकी खंडों को, इन ओकाजाकी खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य, इन ओकाजाकी खंडों को आपस में, इन ओकाजाकी खंडों को आपस में, आपस में जोड़ने का कार्य, आपस में जोड़ने का कार्य, आपस में जोड़ने का कार्य डीएनए हेलिकेज एंजाइम करता है। आपस में जोड़ने का कार्य डीएनए हेलिकेज करता है, डीएनए हेलिकेज करता है। ठीक है, डीएनए हेलिकेज आपस में इनको जोड़ने का क्या करेगा? कार्य करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज प्रथम एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज प्रथम एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम। ऐसे जैसे बैक्टीरिया की मैं बात करती हूँ, यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करती हूँ या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करती हूँ, तो उनके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग-अलग प्रकार से उपस्थित होता है। एक तो नॉर्मली मैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही बोलूँगी एक को तो, लेकिन दूसरा जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड या फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम है उसका कार्य देख रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है उसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो लिखेंगे ये एंजाइम, ये एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए की, ये एंजाइम डीएनए की मरम्मत में, डीएनए की मरम्मत में सहायक होता है। ये एंजाइम डीएनए की मरम्मत में सहायक होता है। ये एंजाइम डीएनए की मरम्मत में सहायक होता है। दिस एंजाइम हेल्प इन द, दिस एंजाइम हेल्प इन द, दिस एंजाइम हेल्प इन द, हेल्प इन द डीएनए रिपेयर प्रोसेस, डीएनए रिपेयरिंग प्रोसेस। दिस एंजाइम हेल्प इन द, दिस एंजाइम हेल्प इन द डीएनए रिपेयरिंग प्रोसेस, डीएनए रिपेयरिंग प्रोसेस। अच्छा, डीएनए रिपेयरिंग का मतलब क्या है? मैंने बोला था कि हर डीएनए के लिए, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक ही स्ट्रैंड पुराना होगा और एक ही स्ट्रैंड जो है वो नया बनेगा। ठीक है, नए स्ट्रैंड को हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, बेटर रहेगा। ये नया स्ट्रैंड बना दिया। अब मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा ए था, यहाँ पर हमारा ये हमारा ए फॉर एडेनिन था, यहाँ पर ग्वानिन था, तो यहाँ पर सी आना चाहिए था, यहाँ पर टी आना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन बेसिस जो है वो गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, या फिर जितनी शुगर जुड़नी चाहिए थी वो नहीं जुड़ पाती, या फिर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ना चाहिए था वो नहीं जुड़ पाता। तो उस चीज़ की प्रूफ रीडिंग मतलब क्रॉस चेक करना कि जो नया डीएनए बना है, जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना है, क्या वो सही बना है। अगर उसकी प्रूफ रीडिंग की बात करूँगी तो पहले उसकी प्रूफ रीडिंग की जाएगी, यानी देखेंगे कि डीएनए जो नया बना है वो सही बना है या नहीं बना। अगर उस डीएनए में किसी भी टाइप की,
अगर उस डीएनए में किसी भी टाइप की मैं बोल सकती हूँ, कमी लगती है कि मुझे इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, यानी कोई भी ऐसा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दिखता है कि नहीं ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है डीएनए की और यहाँ पर रिपेयरिंग की नीड है यानी मरम्मत की आवश्यकता है, तो उस टाइम पर जो रिपेयरिंग करने का काम करता है यानी डीएनए रिपेयर डायरेक्टली याद रखना, आपको याद रखना है डीएनए रिपेयरिंग के अंदर जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट। आपको याद रखना है डीएनए रिपेयरिंग करने का काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम फर्स्ट जो है वो करता है। तो अगर मुझे डीएनए की संरचना में कोई भी ऐसा चेंज लग रहा है कि ऐसा बनने चाहिए था, ऐसा नहीं बना, अलग डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है या कोई भी कमी दिखाई दे रही है, तो उसको रिपेयर करने का काम हमारा डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट एंजाइम जो है वो करता है। चलिए नेक्स्ट एंजाइम देखेंगे, नेक्स्ट एंजाइम देखेंगे। नेक्स्ट एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज़, डीएनए पॉलीमरेज़। फर्स्ट पढ़ लिया, तो आप सेकंड पढ़ लेंगे। डीएनए पॉलीमरेज़ सेकंड एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज़ सेकंड एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज़ सेकंड एंजाइम, सेकंड एंजाइम, ठीक है? डीएनए पॉलीमरेज़ सेकंड एंजाइम का क्या काम होता है, वो देख लेते हैं। चलो, सारे बच्चे सुनेंगे। अगर मुझे डीएनए को एक तो 2 कंडीशन होती है, एक तो इन विवो कंडीशन होती है, एक इन विट्रो कंडीशन होती है, ठीक है? तो अगर मुझे डीएनए का फॉर्मेशन इन विवो कंडीशन में करना है, ठीक है? तो इन विवो कंडीशन में अगर मुझे डीएनए बनाना है, तो वहाँ पर आपको डीएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम जो है वो देना पड़ेगा या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इन विवो कंडीशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज़ सेकंड एंजाइम के बिना डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। तो लिखेंगे इन विवो, इन विवो एक इन विवो होता है, एक इन विट्रो होता है। तो इन विवो माध्यम में डीएनए प्रतिकृतिकरण, इन विवो माध्यम में डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए प्रतिकृतिकरण करवाने में करवाने में सहायक, करवाने में सहायक, हेल्पफुल इन द हेल्पफुल इन द हेल्पफुल इन द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, helpful in the DNA replication process, helpful in the DNA replication process, helpful in the DNA replication process in 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 vivo medium, in vivo medium, vivo medium, in vivo medium, ठीक है? और इतनी बात करने के बाद में ऑलमोस्ट जो हमारे एंजाइम थे जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम में आते हैं, वो हमने आज डिस्कस कर लिए। कुछ एंजाइम और हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में, अच्छा डीएनए रेप्लिकेशन भी 2 टाइप का होगा। एक डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। यानी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है, दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में है। तो दोनों रेप्लिकेशन के अंदर वैसे रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस रहने वाली है, डीएनए प्रतिकृतिकरण की जो प्रक्रिया रहने वाली है वो तो सेम ही रहेगी। लेकिन हाँ, जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेशलाइज़्ड हो जाते हैं, विशिष्टीकृत हो जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो स्पेशलाइज़्ड होंगे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर जो एंजाइम होंगे वो स्पेशलाइज़्ड होंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल, यानी एंजाइमों की सक्रियता के फलस्वरूप जो है वो डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी और उसी के बेसिस पर हम रेप्लिकेशन को भी देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन कैसे होगा। तो आज की क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं या जो एंजाइम काम में आते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। इसके बाद में जैसे ही हम एंजाइम पूरे कर लेंगे, उसके बाद में डीएनए प्रतिकृतिकरण की जो प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार से होती है, डीएनए की अनकॉइलिंग कैसे होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होती है, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, ये सारी टर्म जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।